हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जो हमारी साइंस की चैप्टर 6 रहने वाली है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें पहले दिया है कि हम जैव, सजीव तथा अजैव निर्जीव, ठीक है। जैव क्या होता है? सजीव, वे सभी जीव, ठीक है, जिसमें जीवन है, ठीक है, जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, जो निरंतर गतिशील हैं, ठीक है, जिनमें गतिज अवस्था, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? जैव। अजैव अभी देखेंगे निर्जीव जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैव तथा अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है। यानी जैव इसमें क्या है कि जैव या अजैव में हम कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं कि वे जैव हैं या अजैव। तो यदि हम कुत्ते को देखें, ठीक है, कुत्ते को दौड़ता देखते हैं, या गाय या को जुगली यानी कि वो देखते हैं पागुर करते, या हम गली में एक इंसान को ज़ोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि क्या ये सजीव हैं, ठीक है। तो यदि कुत्ता और गाय, ये पूछ रहा है कि यदि कुत्ता या गाय जो हैं वो सो रहे हैं, ठीक है, कुत्ता या गाय या इंसान सो रहे हैं, तब क्या हम यह सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उन्हें, ठीक है, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं, ठीक है। तो उसका हम कैसे पता लगाएंगे? तो हमसे कुछ, हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां जो हैं, ठीक है, जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव, वे जो सजीव हैं वो सजीव हैं, ठीक है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो इसके बाद में दिया कि दूसरे शब्दों में हम सजीवों के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सजीव हैं या निर्जीव हैं उनको दो अवस्थाओं में, पहला तो हमारा गतीय अवस्था यानी कि वो गतिज अवस्था में है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं या निर्जीव, ठीक है। या दूसरा हम कहते हैं कि देखते हैं कि ये वृद्धि संबंधित या अन्य गतियाँ हो सकती हैं, वृद्धि संबंधित या वृद्धि करती हैं, ठीक है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि या परिलक्षित नहीं होती। वृद्धि जो होती है परिलक्षित मतलब दिखाई नहीं देती, किंतु जो जंतु है, ठीक है, जो जीव है, ये श्वास तो लेता है परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, ठीक है, मतलब वो सांस तो ले रहा है बट उसमें गति नहीं दिखाई दे रही है, तो वे भी सजीव हैं, ठीक है। अतः जो दिखाई देने वाली गति जीवन की परिभाषा के लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। यानी जो दिखाई देती है गति, जो वो हमारी जो है, ठीक है, वो इसकी परिभाषा मतलब पूर्ण रूप से नहीं करती, इसलिए तो अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ, ठीक है, आणविक गति आपको पता होगा, ठीक है। हमारा जो शरीर है किससे बना है? कोशिकाओं से बना है, ठीक है, ठीक है। पहले तो हमारे ऊतक, हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से हमारे फिर वो हमारे परितंत्र बने हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ जो हैं ये आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए जब अणुओं की गति जैसे होती हैं, ठीक है, तो क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। तो ये तो आवश्यक होती हैं। तो यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु, विषाणु के अंदर जो होता है आणविक गति नहीं होती। जो विषाणु होते हैं लेकिन उनमें आणविक गति जो होती है नहीं होती है। जैसे हमारा जो हम देखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो सेल है यानी कि जो हमारी कोशिका है उसके अंदर भी कई सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए होता है, तो कई सारे जो आणविक गतियाँ होती हैं, ठीक है, हमारी कोशिकाओं में भी। तो ठीक है, तो इसमें बोला कि वास्तव में जो विषाणु है ना उनके अंदर आणविक गति जो होती है ये नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं कर देते, ठीक है। तो अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं, ठीक है। तो मतलब इसमें तो हर चीज़ को कह रहे हैं कि सजीव नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि सजीव कहते किसे हैं, ठीक है, इसकी मूल परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद है कि जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? तो पूर्व कक्षाओं में, हमने पिछली कक्षाओं में यह देखा है कि सजीव जो हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे लिविंग थिंग्स है सजीव हैं, तो उनकी जो संरचना है वो सुसंगठित होती है, ठीक है। उनमें क्या होते हैं? उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जियोपेड, कई सारे होते हैं। लाइसोसोम हमारे केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए होता है, डीएनए में भी कई सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये आणविक गतियाँ इनमें होती हैं। तो सजीवों का यह जो संगठित यानी कि ये संगठित है ना, तो सजीवों
तो सजीवों की यह जो संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना होती है ये समय समय के साथ पर्यावरण के प्रभावों के कारण भी विघटित होने लगती हैं, ठीक है। तो यदि व्यवस्था टूटती है तो सजीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह सक पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत, ठीक है। अब देखिए जीवों, अब मान लीजिए जो हमारे कोशिकाएं हैं उनको समय समय पर, ठीक है, वो पर्यावरण के साथ क्या होती हैं, उनका पर्यावरण के प्रभाव के कारण क्या होता है, भी विघटित होने लगती हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस की उनकी आवश्यकता होती है, अनुरक्षण की, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये शरीर संरचनाएं क्या है, ये अणुओं से बनी होती है, ठीक है। और अणुओं में क्या क्या होता है, जैसे कई सारे होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, कई सारे होते हैं ना, तो उन्हीं अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अनुरक्षण प्रक्रम कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो आइए खोजते हैं। तो देखेंगे हम कि जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। वो हमारा मेन पॉइंट आता है कि जैव प्रक्रम है क्या, ठीक है। तो जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो जीवों का जो अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण मीन्स क्या होता है, अनुरक्षण मीन्स जैसे कि मरम्मत, मेंटेनेंस, ठीक है, किसी चीज़ को टूटे फूटे को बनाना, ठीक है। तो जीवों का जो अनुरक्षण होता है ये कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय तक भी चलता रहता है जब हमारी जो कोई भी विशेष कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम सो रहे हों, ठीक है, जैसे हम सो रहे होते हैं तभी भी हमारे अंदर जो होती हैं कोशिकाएं होती हैं वो एक काम करती रहती हैं, ठीक है। तो उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब हम सो रहे होते हैं अथवा कक्षा में बैठे हो तो उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम होते हैं जो, देखिए अब हमें बताया कि वे सभी प्रक्रम, ठीक है, वे सभी प्रक्रम, ठीक है, वे सभी कार्य या प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ इसे नोट कर सकते हैं इस परिभाषा को, ठीक है। यानी कि वे सभी प्रक्रम, वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, यानी सम्मिलित रूप से एक साथ, तो वो क्या करें, अनुरक्षण का कार्य करें, ठीक है, यानी कि मरम्मत, ठीक है, समय समय पर करते हैं, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, वे हमारे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है, ये कैसे होता है। अब देखते हैं, क्योंकि जो क्षति एवं तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बताइए, मान लीजिए जब वो अनुरक्षण प्रक्रम की क्रियाएं होंगी तो वह कैसे होंगी, ऊर्जा से ही होंगी। अगर उनके पास ऊर्जा नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, तो इसीलिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह ऊर्जा जो है ये एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। ये कहाँ से आएगी, ये अंदर तो रहेगी नहीं, दूसरी चीज़ों से आएगी ना। तो ये क्या होती है, ये जीवों के शरीर के बाहर से आती हैं। इसलिए ऊर्जा के स्रोतों का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हमें कोई प्रक्रम चाहिए, तो इस ऊर्जा के स्रोतों को हम भोजन, ठीक है। अब हमारा कैसी ऊर्जा प्राप्त होता है, हमें बताया गया मेनली कि जो हम भोजन लेते हैं, ठीक है, जो शरीर हमारा है, शरीर के अंदर जब भोजन लेने के जो प्रक्रम है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब यहाँ क्या बताया, पोषण किसे कहते हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ऊर्जा के स्रोतों को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, ऊर्जा के स्रोतों को, ठीक है। ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, कई सारे खनिज लवण, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ऊर्जा के स्रोतों को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण, ठीक है। तो यदि जीवों में शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है, जो जीव हैं यदि उनमें शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उन्हें उन्हें बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन जो है ये कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, ठीक है। अतः अधिकांश जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाले जो पदार्थ हैं, ठीक है, तो जो खाद्य पदार्थ है ना उनमें जो है ये कार्बन आधारित होते हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव जो हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कई सारे हमारे पोषण के हमारे पार्ट हैं, ठीक है। तो चूंकि पर्यावरण जो है, ठीक है, किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, अतः ऊर्जा के ये बाहरी जो स्रोत हैं ये विविध प्रकार हो सकते हैं। जैसे शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे कि यह अंततः ऊर्जा के एक समान, ठीक है, स्रोतों में परिवर्तित हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यह विभिन्न जो आणविक गतियाँ होती हैं, तो ये क्या हुआ है कि इसके लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए शरीर के अंदर ठीक है, रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला है, क्या है, एक श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें उपचयन, अपचयन, ठीक है, उपचयन, ठीक है, पता ना आपको, उपचयन हमने पढ़ा था, उपचयन अपचयन अभिक्रिया,
उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। तो अब पता ही होगा आपको उपचयन क्या कहलाता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पता ना। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन जो होता है निकलता है, रिड्यूस होता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जो होती है उसकी वृद्धि होती है, हमारा ऑक्सीजन की ह्रास होती है। तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत से जीव जो हैं ये शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, प्रयुक्त करते हैं। वह शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ एक नोट आउट कर सकते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग कहलाना मतलब श्वसन कहलाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो शरीर के बाहर जो है, ठीक है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को मतलब लेना, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, कोशिकीय मतलब कोशिका को इतनी आवश्यकता है तो उसके अनुसार मतलब ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, और खाद्य स्रोतों को विघटित करना, ठीक है। तो आपको पता होगा जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो क्या करता है, वो भी हमारी उसमें होती है, ठीक है, उसमें भी वो होता है, ठीक है। तो वो उसके खाद्य स्रोतों को विघटन में, ठीक है, उपयोग करना, तो ये हमारा कहलाता है श्वसन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि एक एक कोशिकीय, ठीक है, एक एक जो कोशिकीय होती हैं ये जीव होते हैं, ये पूरी तरह जो है पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं, ठीक है। एक एक कोशिकीय जो होती हैं ये पूरी तरह सतह जो है इसकी पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वज्र पदार्थ के, ठीक है, जो हमारे वज्र पदार्थ होते हैं मतलब अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनके निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है, ठीक है, जो हमारी शरीर उसकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, जटिल होती है, तो क्या होता है, तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः जो साधारण है इसमें विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों के तथा ऊतकों से तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है, ठीक है। तो परंतु इससे क्या होता है, एक समस्या पैदा होती है, क्या होती है, तो यद्यपि भोजन जो है जो हमारा अब खाना है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, ठीक है। अब क्या भोजन जो है ना ये भोजन एवं ऑक्सीजन जो है ये कुछ विशिष्ट अंग हैं, उनके कुछ मेनली ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अंग हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये संपन्न होता है, मतलब ग्रहण अंतग्रहण होता है। परंतु जो शरीर के सभी भाग हैं इनकी आवश्यकताएं होती हैं, इनके सभी की आवश्यकताएं होती हैं। तो इन स्थिति में, ठीक है, तो इन स्थिति में क्या होता है कि जो भोजन होता है एवं ऑक्सीजन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र यानी कि कई सारी जो तंत्र होते हैं वहन तंत्र की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तंत्र कई सारे सिस्टम वहन तंत्र होते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, रासायनिक जब क्रियाएं होती हैं तो कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे स्रोत हैं, ठीक है, कार्बन स्रोत हैं, ऑक्सीजन हो गए, इनका उपयोग कहाँ होता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, ठीक है। तब जो ऐसे उपोत्पाद होते हैं तो भी उनसे बनते हैं। तो शरीर जो होता है ना वो कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी, ठीक है, तो जो अनुत्पोद होते हैं तो शरीर की जो कोशिकाओं के लिए न अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो ये अनुपयोगी ना होकर ये हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के लिए मतलब बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा उत्सर्जन किसे कहते हैं, हमने पाचन देखा, अब हमें उत्सर्जन क्या क्या मतलब इसमें बोला है, ठीक है। तुम्हारे शरीर में, ठीक है, तो कुछ वो जो उपोत्पादों को शरीर बनते हैं, ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी रहते हैं, ठीक है। पाचन के बाद हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी रहते हैं, उनका भी उत्पादन होता है। तो उनको निकालने के लिए ना तो कुछ हमारे तंत्र हैं, ठीक है, तो कुछ हमारे प्रक्रम हैं, तो इन्हीं प्रक्रमों को, ठीक है, उनको निकालने की प्रक्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अपशिष्ट, यहाँ से अपशिष्ट उत्पादों के शरीरों से बाहर निकालना तथा अति आवश्यक
मतलब निकालने को, इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यदि बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, जो हमारे बहुकोशिकीय जीव हैं, तो इनके शरीर की अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकताएं अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। ठीक है, तो आइए हम जीवन की अनुरक्षण, ठीक है, यानी मरम्मत करने वाले कुछ आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारा मेनली पहला हमारा टॉपिक आता है पोषण। ठीक है, न्यूट्रिएशन। ठीक है, तो इसको हम चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। तो जब हम टहलते हैं, ठीक है, जब हम कहीं मान लीजिए घूमते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं, कोई भी हम मान लीजिए कार्य करते हैं, ठीक है, जिसमें श्रम लगता है, तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो हम कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता सिंपली होगी। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, तो हमारा शरीर में जो है ये क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वृद्धि, विकास, ठीक है, वृद्धि हो गई, ठीक है, विकास हो गया, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह ऊर्जा का जो स्रोत है तथा पदार्थों जो हम खाते हैं वह क्या, वो भोजन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हमने जाना कि हमारे इस भोजन की मतलब हमें ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब हम देखते हैं जो सजीव हैं ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सभी जो जीव हैं, ठीक है, सभी जैव जो पदार्थ जैव हैं, तो सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। ठीक है, जो सभी जीव हैं उसमें क्या है, उसमें ऊर्जा है या तथा सामान्य जो पदार्थ हैं तो उनकी आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। ठीक है, कुछ जीव होते हैं ये अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में, ठीक है, जो कुछ जीव होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अकार्बनिक स्रोत जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ठीक है, जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जीव क्या है, ये स्वपोषी हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा है पिछली हमने आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा स्वपोषी विषमपोषी बारे में। स्वयंपोषी क्या होते हैं, मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो अकार्बनिक पदार्थों से अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, तो वे कहलाते हैं स्वपोषी। एवं विषमपोषी क्या होते हैं, वह जीव जो जो अपना जो भोजन है ना ये किसी अन्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं विषमपोषी जीव। ठीक है, तो जिनमें सभी जो होते हैं ये हरे पौधे तथा जो कुछ जीवाणु हैं। ठीक है, तो स्वपोषी में कौन कौन से आते हैं, हरे पौधे हो गए, ठीक है, तो कुछ जीवाणु आते हैं। ठीक है, अन्य जो जीव हैं ये जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इन जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी जटिल पदार्थ हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो उनको तोड़ना तो सामान्य सी बात है, तभी ना उनको पाचित किया जा सकता है। तो पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जो जीव हैं ये समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जो है ये जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये जैव उत्प्रेरक कुछ होते हैं, ठीक है, जिनको पाचित करने के लिए, ठीक है, कोई भी हमारे जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जीव, यहाँ से जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग, ठीक है, करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जैव उत्प्रेरक को हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो अतः जो विषमपोषी उत्तरजीविता के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी आश्रित होते हैं, जंतु तथा कवक कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसे जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ये क्या है, ये विषमपोषी जीव हैं। और जो हमारे स्वपोषी हैं इसमें हमारे पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, कुछ जीवाणु आ गए जैसे, ठीक है, जैसे कि हमारा, इसमें हम इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मेनली स्वपोषी पोषण। ठीक है, यानी कि जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उन जीवों का पोषण हम पढ़ेंगे कि उनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो स्वपोषी जो जीव होती हैं ये कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ठीक है, तो जो स्वपोषी जीव हैं इनकी जो ये कैसे प्राप्त करते हैं ऊर्जा, तो ये कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो इसमें भी हम डिटेलली प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, तो यह वह प्रक्रम है जिसमें जो स्वपोषी है जो जीव हैं ये बाहर से लिए पदार्थों की ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है, ये जो पदार्थ है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जल एवं जल, ठीक है,
जल के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेनली क्या काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पौधों को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह, तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, तो यही हमारी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। तो अगले अनुभाग में हम क्या देखेंगे कि यह कैसे होता है, ठीक है। कि जो कि ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब तुरंत ये बन नहीं जाता, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मंड यानी कि स्टार्च, ठीक है। तो उसके रूप में, ठीक है, संचित किया जाता है। तो यह जो रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह जो होते हैं इनकी स्थिति जो होती है ये हमारे अंदर भी देखी जाती है, ठीक है। अभी हम अपने जब हम विषमपोषी जीवों का पोषण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन जो है इनसे भी उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप फिगर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में, आप देख सकते हैं इस फिगर में, डायग्राम में, ये पटल है, ठीक है। ये हमारे जो ये हरे हरे जो हैं ये हमारे इसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है। ये सिरा, ये मिमिक्यूटिल, ठीक है, ये ऊपरी बात हो चार, ठीक है। तो यहाँ फिगर में ये डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, इसमें बताया गया है। तो फोटोसिंथेसिस में सिंपली ये क्या हो रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इक्वेशन है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं, ये प्लस में 12 H2 यानी 12 जल के अणुओं के साथ, ठीक है, अपक्रिया यानी दोनों इनकी अपक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन गैस और H2O उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में सिंपली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक दूसरे से अपक्रिया करके किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल एवं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन और जल का निर्माण करेंगे। तो ये हमारी प्रक्रम जो होता है ये हमारा फोटोसिंथेसिस यानी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है वह वास्तव में क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो आप इन घटनाओं को देख सकते हैं। तो इनके बीच होता क्या है, तो इनके बीच होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है। तो क्लोरोफिल सिंपली किस में होता है, हरे पत्तों में होता है ना, कई मतलब हरे पत्ते भी नहीं, हर पत्तों में, हर कलर के पत्तों में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा जो होता है वो अवशोषित करना, ठीक है। तो सिंपली जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो पत्ते होते हैं उनके उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो क्लोरोफिल क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो उनको अवशोषित करना क्लोरोफिल द्वारा। तो इसके बाद प्रकाश जो है ये ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये रासायनिक ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है तथा जल जो है ये अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बो, क्या अब हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है यह वास्तव में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा जो प्रकाश जो ऊर्जा है वो उसको अवशोषित करना, ठीक है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। तीसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट में अपचयन इसका होना, ठीक है। तो ये हमारा तीनों प्रक्रम होते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि ये जो चरण है, ठीक है, ये तत्काल एक के बाद एक दूसरा हो, ठीक है। उदाहरण के लिए जो मरुदमिद हैं, ये पौधे जो हैं ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। ये एक तरह के पौधे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये केवल रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उस उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। दिन में ये क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त क्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है, ठीक है। तो यदि हम ध्यानपूर्वक,
ठीक है। यदि हम ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट कर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो चित्र 6.1 जैसे हमने देखा, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हरे रंग के बिंदु क्या होते हैं? ये कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे कि हम सिंपली हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये हरे बिंदु को कोशिकाएं क्या होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक क्रियाकलाप करते हैं जो कि दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। लीफ लेनी होगी जो कि कुछ इस तरीके से नजर आती है। चित्र 6.2 में आप देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चों हमें पता करना है कि सूरज की रोशनी यानी सनलाइट का फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या सहायता होगी। इसमें हम ये भी जानेंगे कि स्टार्च यानी मंड का क्या होता है। चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक पॉटेड प्लांट चाहिए होगा यानी गमले में पौधा चाहिए होगा, और हमें एक वॉच ग्लास चाहिए होगा। वॉच ग्लास के बाद हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी जिसे परख नली कहते हैं, और हमें पौधा चाहिए होगा, और हमें एक वॉच ग्लास चाहिए होगा। वॉच ग्लास के बाद हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी जिसे परख नली कहते हैं, और हमें चाहिए होंगे 2 बीकर जो कि इस तरीके से पानी से भरे होंगे। बीकर के बाद हमें चाहिए होगा आयोडीन सोल्यूशन जो कि इंडिकेटर का काम करेगा कि उसमें स्टार्च यानी मंड है कि नहीं, और हमें अल्कोहल चाहिए होगा जिसमें जो है स्टार्च डिजॉल्व हो जाता है। हमें एक ब्लैक पेपर चाहिए होगा जिससे हम पत्ती को कवर करेंगे। हमें एक बंसन बर्नर चाहिए होगा जो कि लाइट का काम करेगा, और हमें फॉर्सेट चाहिए होगी। हमें एक टाइप और स्टैंड चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा एक ड्रॉपर। ड्रॉपर के बाद हमें चाहिए होगा, चलिए अब देखते हैं प्रोसेस किस तरीके से हम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। हमें सबसे पहले अपने पॉटेड प्लांट को लेना है, उसे 3 दिन या 24 घंटे के लिए हमें इस तरीके से अंधेरे में रख देना है। अंधेरे में रखने के बाद हमें 24 घंटे के बाद उसी पौधे को लेना है, और उसी पौधे की किसी भी एक पत्ती पर हमें ब्लैक पेपर से कवर कर देना है या ब्लैक टेप से कवर कर देना है। याद रहे पत्ती आधी ही कवर हो। कवर करने के बाद हमें सूरज की रोशनी में रखनी है। सूरज की रोशनी हम 3 से 4 घंटे रखेंगे। सूरज की रोशनी में 3 से 4 घंटे रखने के बाद हम उसी पत्ती को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद अब हम इस पत्ती पे आगे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। पत्ती को हम वॉच ग्लास में रखेंगे, उस काले कपड़े को हटा देंगे। इस पत्ती को बॉईल करेंगे वाटर में। वाटर में बॉईल करने के बाद हमें इसी पत्ती को निकालना है और टेस्ट ट्यूब में लेना है जिसमें अल्कोहल भरा होगा। अब हम इसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल में बॉईल करते वक्त इसका जितना भी स्टार्च है वो डिजॉल्व हो जाएगा। अब इसी पत्ती को हम लेंगे। पत्ती को लेने के बाद हम इसे कोल्ड वाटर में डालेंगे। कोल्ड वाटर में डालने के बाद इसे हम फिर से वॉच ग्लास में प्लेस करेंगे। वॉच ग्लास में रखने के बाद हम इस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हम देखेंगे इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जिस पार्ट को हमने कवर कर रखा था बच्चों, सिर्फ उसी पार्ट का रंग नहीं चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे स्टार्च यानी मंड है ही नहीं। बाकी पार्ट में स्टार्च है इसलिए वो रंग, बाकी रंग कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि अंधेरे में मंड की उपस्थिति नहीं होती है, मंड यानी स्टार्च खत्म हो जाता है। तो इस क्रियाकलाप में हमने सिंपली क्या देखा, तो हमने मंड की उपस्थिति देखी पत्ते में, ठीक है। जब हमने धूप में रखा था उसे, ठीक है, तो उसके जितने दूर हमने भाग को, ठीक है, ढक लिया था, उसमें क्या हुआ, उसमें जो कलर जो चेंज हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है इसी सेम प्रकार हमने क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी ऐसी ही एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें हमें आयोडीन के, ठीक है, एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो गमले पर एक संवलित पत्ती है, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, जब हमने देखिए ये वाला जो हमारा पत्ता है, ठीक है, इस डायग्राम में जो हमारा ये वाला पत्ता है, ठीक है, तो जो हमारा कलर जहाँ जहाँ पर चेंज नहीं हुआ इन पत्तियों में, तो वो हमारा क्या है, उसमें मंडी की उपस्थिति नहीं है क्योंकि उसको उस जगह को हमने ढक दिया था, ठीक है, डिप की मदद से, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमारी होती है। तो अब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब हम अध्ययन करते हैं कि जो पौधे हैं, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि पौधे जो हैं, ठीक है, जो पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो क्लास 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, ठीक है। तो रंध्र क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पत्तियों के जो ऊपर होते हैं ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है।
तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक है। वही हमारे होते हैं, ये रंध्र होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, जो भी हमारे आदान प्रदान होते हैं, गैसों का निष्कासन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना, ठीक है, तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा या उनका ऑक्सीजन की को हमारा हटाना, ठीक है, प्रदान करना, तो इन्हीं छिद्रों द्वारा, ठीक है, होता है। तो लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ एवं पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, ठीक है। तो इन जो रंध्र होते हैं इनमें जल की भी हानि होती है इनसे, ठीक है। तो अतः जब हम प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब जो पौधे होते हैं इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारी जो ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड या प्रकाश संश्लेषण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तो ये क्या होता है, पौधे जो होते हैं इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो छिद्रों को खुलना और बंद होना, ठीक है, द्वार जो है ये कोशिकाओं का एक कार्य है, ठीक है, रंध्रों का, ठीक है, रंध्रों का खुलना या बंद होना, ठीक है। तो कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो भी फूल जाती है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, हमने पढ़ा भी था, कोशिकाओं में तो जल जब जाता है तो क्या होता है, फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, ठीक है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो ये छिद्र क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ये एक एक्टिविटी करते हैं बेलजार के कुछ गमले से, ठीक है, दो। तो इसे हम एक एक्टिविटी 6.2 को करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं 6.2 एक्टिविटी को। परफॉर्म करने के लिए हमें 2 पॉटेड प्लांट चाहिए होंगे। 2 गमले में हम इस तरीके से पौधों को ले लेंगे। पौधों को लेने के बाद हमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। अगले स्टेप में हम इन दोनों पौधों को 3 दिन के लिए सूरज की रोशनी में रखेंगे। इनके नीचे एक ग्लास की प्लेट लगा देंगे। सिर्फ एक ही पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सफेद कलर का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ एक पौधे के लिए रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। दोनों पौधों को हम बेल जार से यानी कांच से ढक देंगे और इसे वैसलीन से एयर टाइट कर देंगे ताकि इसमें कोई हवा ना जा सके। ये करने के बाद इसे हम सूरज की रोशनी में रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम दोनों पौधों में से एक एक पत्ती तोड़ेंगे। पत्ती तोड़ने के बाद हम इसमें फिर से आयोडीन सोल्यूशन को डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन जैसा कि आपको पता है सिर्फ वहीं पे ब्लू कलर देता है जहाँ पर क्या हो, मंड की उपस्थिति यानी स्टार्च प्रेजेंट हो। तो दोनों पत्तियों पर स्टार्च डालने के बाद सिर्फ सेकंड बेल जार में आप देखेंगे सेकंड बेल जार की पत्ती जो है, सेकंड प्लांट की जो पत्ती जो है वही ब्लू हुई है, यानी मंड की उपस्थिति सिर्फ बेल जार 2 में है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था। इस एक्टिविटी से हमने जाना कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना कोई फोटोसिंथेसिस यानी तो इसमें हमने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो उपरोक्त क्रियाकलाप से हम क्या निकाल सकते हैं कि आधार, ठीक है। तो उपरोक्त 2 क्रियाकलाप के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जिसमें प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें भी शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन जैसे कि मिट्टी में क्या क्या कई चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन हमारे ऑक्सीजन में भी अगर लगभग 78% हमारा जो होता है ये नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। तो जिसका जो उपयोग होता है ये प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। तो हमारी मिट्टी में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो इन्हें उन अकार्बनिक के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली हमने स्वपोषियों का पोषण पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।